नमस्कार, मैं हूं विकास आनंद और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब हमारे साथ मौजूद हैं जयप्रकाश चौधरी उर्फ बबलू जी। पूर्व में यहाँ जिला पार्षद रह चुके हैं, जिला परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं, राजद के साथ भी काम कर चुके हैं, बीजेपी के पदाधिकारी भी रह चुके हैं, लेकिन अब इन्होंने अपना विश्वास जन स्वराज में जताया है। तमाम पार्टियों को छोड़कर, दलों को छोड़कर, पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़कर, खास चेयरमैन का पोस्ट भी आपने उसको भी तिलांजलि एक तरीके से आपने दे दी है कि उस राजनीति से दूर आ गए। ये जन स्वराज अभी तो पार्टी भी नहीं है, एक संगठन है जो काम कर रही है। भविष्य में पार्टी बनेगी नहीं बनेगी तो बात की बात है, लेकिन उससे अलग हट करके राजनीति में अलग कैसे देखते हैं उसको? विकास जी, 2005 से हम लोग की मुलाकात है और माँ कलवा देवी के समय से आप लोग जुड़े हैं और उस समय से हम लोग राजनीतिक रूप से और पत्रकार के रूप में आप लोग सक्रिय रूप से देख रहे हैं सारी चीज़ों को। जनता 15-20 सालों की राजनीति को देखते हुए आगे बिहार के विकास के लिए बड़ी चिंतित है और जब प्रशांत ने जन स्वराज के माध्यम से बिहार के लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि अगर हम चाहें तो बिहार में बदलाव हो सकता है, जब राजनीतिक रूप से बदलाव होगा तभी बिहार के विकास का भी बदलाव होगा। और पदयात्रा के माध्यम से लोगों का विश्वास प्रशांत ने जीता है। आज हर जगह पर जन स्वराज का चर्चा होता है और जनता विकल्प के रूप में जन स्वराज को आज पसंद कर रही है। तो ऐसा ये तो आप कह रहे हैं। आपको लगता है कि जो प्रशांत किशोर लगातार अपने विचारधाराओं से लोगों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, लोग उन पर उस तरीके से भरोसा करेगी अगले 2-4 वर्षों में? अगले साल तो चुनाव भी है, पार्टी बनाने का कितनी उम्मीद है आप लोग की? पार्टी बनाएंगे या फिर इसी तरीके से काम चलता रहेगा, सिर्फ भाषणबाजी चलती रहेगी, लोगों को समझाना बुझाना जो चलता रहेगा, इवेंट वाला काम ही चलता रहेगा? नहीं, अभी हाल ही में ज्ञान भवन में हम लोग की बैठक हुई थी जो मीडिया में भी आ गई है। 2 अक्टूबर की हमारी पार्टी लॉन्च हो रही है, जन स्वराज पार्टी करके हम लोग पूरे बिहार में इसको लॉन्च कर रहे हैं और आगामी 243 सीट लड़ने का ये प्रण लिया है प्रशांत ने। 243 सीट लड़ेंगे, उसमें से मैक्सिमम 30 या 40 सीट महिलाओं को लड़ने की बात चल रही है, 75 सीट अति पिछड़ा की लड़ने की बात चल रही है। बाकी जिसकी जितनी भागीदारी है उसके हिसाब से उनको टिकट मिलेगा और मैक्सिमम वर्ग से युवा को मौका मिलने का संभावना है। नए जनरेशन के लोग को राजनीति में लाने का प्रयास किया। किसी के साथ गठबंधन नहीं हो? हम लोग किसी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे हैं, स्वयं सक्षम है और स्वयं ही चुनाव लड़ने का पूरा तैयारी है। आपने कहा कि जितनी भागीदारी होगी उतना आरक्षण एक तरीके से दिया जाएगा। महिला तो जनसंख्या के अनुपात में तो महिलाएं तो कहीं ना कहीं 50%। नहीं, महिलाओं का भी जो 33% का आरक्षण चलता था उसी हिसाब से अनुपात में हम लोग 30 से 40 सीटों पर जो हमारा समूह संगठन ने तय किया है, हर लोकसभा में एक महिला कैंडिडेट के तौर पे उतारा जाएगा। महिलाओं को इस पर विशेष तौर पर भागीदारी दी जाएगी। किस तरीके की महिलाएं होंगी, किस तरीके के लोग होंगे? क्योंकि देखिए, जन स्वराज का जिस तरीके से विचारधारा चल रहा है, मैंने लोग ये तो कहते हैं कि अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि जो अच्छे लोग हैं राजनीति में अब आना नहीं चाहते हैं, वो इस विचारधारा के साथ जुड़ेंगे और कैसे जुड़ेंगे? देखिए, आप अगर राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की राजनीति को देखेंगे तो जो पार्टी सत्ता में होती है उनका पंचायती स्तर पे भी चुनाव होता है, नगर परिषद के भी स्तर पे चुनाव होता है। जन स्वराज भी उसी पैटर्न को देखती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हमारे पार्टी कैंडिडेट नगर परिषद के भी चुनाव लड़ेंगे, जिला परिषद का भी चुनाव लड़ेंगे, पंचायत का भी चुनाव लड़ेंगे, ताकि हर जगह पर हमारी निगरानी और मॉनिटरिंग सही से हो पाए, ताकि जितनी भी योजनाएँ सरकार का आम जनता के लिए हो वो सही रूप से जनता के बीच जा सके। पंचायती राज चुनाव तो अलग तरीके का चुनाव है, उसमें कहीं पार्टी का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही नहीं है, फिर उसको कैसे? यहाँ साउथ में ये चीज़ें हैं, बिहार में तो नहीं है। बिहार में चीज़ें नहीं है तो बिहार में आने वाले समय में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग ये चीज़ करेंगे, लागू करेंगे इस चीज़ों को। अच्छा, जनता कितना जोर पाएगी? क्योंकि एक बात लोग कहते हैं कि अच्छी बात बोलते हैं, वोट कितना ट्रांसफर करा पाएंगे? पहले तो इवेंट के माध्यम से ट्रांसफर कराते थे, अब तो खुद के लिए काम कर रहे हैं। तो बातों से क्या लगता है कि बिहार में जिस तरह जातीय राजनीति चलती है, आरक्षण को लेकर के मुद्दे बनाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं जो डेवलपमेंट के नाम पर होने चाहिए थे, लेकिन बहुत सारे अलग अलग मुद्दे बना करके चुनाव बिहार में और देश में होते हैं और बिहार तो इसमें अग्रणी भूमिका निभाता है। तो आपको लगता है कि उनकी बातों से प्रभावित होकर वोट ट्रांसफर हो? देखिए, प्रशांत जहाँ भी पदयात्रा करते हैं एक बार स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिंदगी भर आपने जिस मुद्दे पर भी आपने वोट दिया है, इस बार आने वाला चुनाव में विधानसभा में एक बार अपने बच्चों का चेहरा देख के उनके विकास के लिए आप एक बार वोट करें। और हर व्यक्ति चाहता है कि आने वाला जनरेशन हमारे बच्चों का अच्छा हो, शिक्षित हो, रोजगार मिले, नौकरी मिले और बिहार का विकास हो, भूखमरी पलायन जैसे चीज़ न रहे बिहार में। और प्रशांत ने इन वादों के साथ ही लोगों के बीच जाने का काम किया है
हर जगह कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो गरीब स्तर पर जो लोग काम करने के लिए, पलायन करने के लिए बाहर जाते हैं गाँव में, प्रत्येक गाँव में कम से कम 1000 लोगों को हम रोजगार पैदा करके देंगे। जी, आपने कहा कि हर व्यक्ति चाहता है कि अपने बच्चों को देख करके उनके डेवलपमेंट के बारे में सोच करके वोट। ये भी बिहार में काफ़ी प्रचलित है कि यहाँ लोग पैसे लेकर, दारू लेकर, मुर्गा लेकर, मैंने वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होकर वोट करते हैं। उनसे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच करके आपको वोट। देखिए, इस बात को प्रशांत ने खुले मंच पे कहा है, लोगों से कहा है बुला के कि आप गांव के मुखिया को कहते हैं चोर हैं, आप वही गांव के मुखिया से दारू और मुर्गा लेके पैसा लेके वोट देते हैं, तो उससे उम्मीद क्या कर सकते हैं। जनता को ये बात कह के प्रशांत जागरूक करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लाभ में आप अपना एक कीमती वोट बर्बाद मत करें, ठीक है ना। ये वोट आने वाला समय में आपके बच्चों के विकास के लिए बहुत महत्व रखता है, बिहार के विकास के लिए बहुत महत्व रखता है। आप आगे का सोच करके वोट दें, और हो सकता है कि जनता इस बात को बहुत बखूबी समझती भी है। कास्ट लाइन की भी पॉलिटिक्स बिहार में रही है, लेकिन बहुत चीज़ कभी कभी अचानक से बदलाव होता है। आप जब भी आंदोलन की चर्चा करते हैं, जब भी जैसे लोगों ने पूरा इंदिरा गांधी का तख्ता पलट करके रख दिया, उस समय के जो युवा हैं, आज के बहुत बड़े बड़े नेता लोग हैं, तो एक समय बिहार की राजनीति में भी ऐसा आने वाला समय में होगा कि जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के लोग चाहेंगे कि हम अपने बिहार के विकास के लिए वोट करें। अच्छा, महिलाओं की भागीदारी को लेकर के आपने बात कही है। बिहार में पंचायती चुनाव में, पंचायती राज चुनाव, उसमें 50% का आरक्षण है। आप आएंगे तो क्या लगता है कि 50% आरक्षण विधानसभा चुनाव में भी देंगे लोग? नहीं ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर वर्ग से भागीदारी होना सुनिश्चित होना चाहिए। डाटा के हिसाब से, संख्या के हिसाब से ये तय नहीं किया जा सकता कि इसको कितना सीट दिया जाए। और पार्टियों से, अगर पार्टी आपकी बनती है तो और पार्टियों से क्या अलग होगा आपका एजेंडा, क्या होंगे मुद्दे, और किस तरीके से आप लोगों के बीच जाएंगे? अलग क्या होगा अन्य पार्टियों के मुकाबले? देखिए, एक चीज़ें तो स्पष्ट रूप से है कि महिला के बारे में मैंने चर्चा किया है कि महिलाओं को अच्छी खासी सीट मिलेगी, युवाओं को अच्छी खासी सीट मिलेंगी। हम ऐसे युवाओं के तलाश में हैं, अति पिछड़ा में, दलित में, जिनको राजनीतिक रूप से ज्ञान है, बट सीट की भौगोलिक स्थिति के कारण लंबे वर्षों से किसी न किसी वर्ग के हाथ में वो सीट बंधित है और विकास का कार्य नहीं हुआ है। वहाँ पर हम दलित समुदाय के भी लोग को, अति पिछड़ा वर्ग के भी लोग को मौका दे सकते हैं कि बदलाव पार्टी के अंदर होगी। दूसरा, हमारा जब संविधान पार्टी का बन रहा है, जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश के अध्यक्ष हो, हर तीसरे टर्म में एक शेड्यूल कास्ट का कोई ना कोई अध्यक्ष होगा, ये तय है। लगातार कोई हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये भी तय है। बहुत सारी चीज़ों को मतलब आने वाला समय में आप 2 अक्टूबर के बाद जान पाएंगे कि क्या क्या हमारे पार्टी के संगठन में नियम कानून कायदे बने हैं। ये सबके लिए है और सबसे बेहतर विकल्पों के साथ हम आएंगे पार्टी बना के। मतलब किसी का एक छत्र राज नहीं रहेगा, एक छत्र किसी का राज नहीं रहेगा, ऐसा हमारा पार्टी वो प्रशांत किशोर क्यों ना रहे। बिल्कुल, हमारा संविधान ऐसे ही गठित हो रहा है जिसमें सबकी भागीदारी है और सबके लिए सिस्टमैटिक आने और हटने का एक रास्ता बना रहेगा, दायित्व में नहाने का रास्ता रहेगा। ये कंटिन्यूसली नहीं होगी, कोई 25 साल 30 साल हमारे पद को पकड़ा रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। आप अपने आप को इस जिले में किस हद तक देखते हैं, इस खास करके जन स्वराज? देखिए, पंचायती राज के माध्यम से हम लोग जुड़े रहे हैं और लगभग 16 ब्लॉक में लोग मेरी माँ को और मुझे जानते हैं, भाई व्यक्तिगत तौर पे भी जानते हैं। लोग में झुकाव धीरे धीरे आया है। लोग समझते हैं कि जब जयप्रकाश चौधरी जैसा लोग अगर प्रशांत किशोर के साथ में हैं तो ज़रूर ही कुछ ना कुछ नया बदलाव के ही प्रयास के लिए जयप्रकाश चौधरी जुड़े हैं। और ऐसे लाखों लोग, युवा आज भी हमारे यूथ क्लब के माध्यम से लगातार जुड़ रहे हैं लोग कि भैया इस बार बिहार में बदलाव होगा तो वैशाली जिला में भी अच्छा खासा बदलाव होना चाहिए। हम लोग भी नए युवा साथियों के प्रयास में हैं कि नए लोग आएँ राजनीतिक रूप से और मौका मिले, उन्हें विधानसभा जाने का मौका मिले और नया कुछ करने का मौका मिले उन्हें। एक अंतिम सवाल व्यक्तिगत तौर पे, जब आपकी माँ यहाँ जिला पार्षद अध्यक्ष थी, आप उनके साथ आया करते थे, हम लोग को याद है उस समय उम्र काफ़ी कम थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग का झुकाव उस दौरान राजद के साथ था, राजद के साथ रहता था। फिर उसके बाद आप बीजेपी ज्वाइन किए, वहाँ पदाधिकारी भी रहे और अब जन स्वराज में हैं। क्या कारण था पार्टियों को छोड़ने का और खास करके इन दोनों पार्टियों? देखिए, मैं छोटे उम्र में था जब रघुवंश बाबू पंचायती राज के भारत सरकार के मिनिस्टर थे, इसी जिला से थे, तो उनका काफ़ी दबाव रहा कि साथ काम करते हैं और उस सहमति में हम लोग उस रघुवंश बाबू के साथ मूलतः जुड़ गए, जिसको आप राजद के रूप में भी कह सकते हैं। उनके साथ कार्य करते हुए पंचायती राज को काफ़ी समझने का प्रयास किया गया और बिहार वैशाली जिला में भी जो भी ग्रामीण सड़कें बनी हैं या मनरेगा का जो स्कीम है, भारत भर में जितनी भी योजनाएं चल रही थी, वैशाली जिला को प्रथम स्थान रहता था बिहार प्रांत में।
तो ये सब लाभ मिलता रहा उनसे। और रह गई बात अन्य पार्टियों में जाने का, अन्य पार्टियों में हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि चलिए नए विकल्प के तौर पे ठीक है ना, पार्टी को देखते हैं जिसमें संभावना है कि विधानसभा का चुनाव लड़ने की प्रयास किया जाएगा। वो प्रयास कभी असफल रहा, इसके कारण पार्टियां बदलते रहे। प्रशांत के साथ मैंने मना कर दिया था प्रथम मीटिंग में कि मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं उस तरीके का राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं करता जो जिस पर लगे कि हाँ सिर्फ टिकट के लिए ही किसी दल में जाता है। अगर आपको लगता है कि कार्यकर्ता के रूप में काम करना है तो मुझे पार्टी में दायित्व दीजिएगा, मैं उसी को निर्वाह करूँगा। बाकी चीज़ों के लिए मैं आपको कभी प्रेशराइज नहीं करूँगा कि हाँ मुझे ये पद चाहिए चाहे वो पद चाहिए, मैं इससे मुक्त हूँ। देख सकते हैं ये है जयप्रकाश चौधरी और बबलू जी। इन्होंने तमाम बातें कही और जनस्वराज को लेकर जो जानकारी देनी चाहिए थी वो इन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर को ये संगठन अब पार्टी के रूप में तब्दील होगा और अगले वर्ष जो चुनाव होना है बिहार में विधानसभा का, उसमें इनकी भागीदारी और इस पार्टी की भागीदारी सक्रिय रूप से होगी और लोग इन पर भरोसा भी करेंगे। क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जयप्रकाश चौधरी का मानना है कि आप एक बार बिहार के डेवलपमेंट को सोच करके वोट करें, जिसे भी वोट करना है उसे वोट करें। और खासकर इनकी अपील तो यही है कि जनस्वराज के साथ जुड़ें और जुड़ करके बिहार को डेवलप करने में सहयोग करें। तो आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।